नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप। तो अपचयोपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप के अंतर्गत सबसे पहले हम समझ लेते हैं योग अभिक्रिया को। योग अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है A प्लस बी और ये मिलकर यहाँ पर C का निर्माण कर रहे हैं। यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योग अभिक्रिया अथवा संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं की अपचयोपचय अभिक्रियाएं होने के लिए एक या बी में से एक को या दोनों को तत्व के रूप में होना आवश्यक है। यानी इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों में से कम एक अभिकारक को तत्व का होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर कार्बन O2 के साथ मिलकर CO2 का निर्माण कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह एक योग अभिक्रिया है। इसके अतिरिक्त कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +4 यानी कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2 यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न हो रहा है, अतः यह एक अपचयोपचय अभिक्रियाएं हैं और साथ ही में एक योग अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसके अतिरिक्त Mgn2 के साथ मिलकर Mg3n2 का निर्माण कर रहा है और यहाँ पर Mg की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि एवं N2 की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, अतः यह योग अभिक्रिया है और साथ ही में अपचयोपचय अभिक्रिया भी है। इसके अतिरिक्त CH4O2 के साथ मिलकर CO2 एवं 2H2O का निर्माण कर रहा है। यहाँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 से +4 यानी कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि एवं O2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -2 यानी कि O2 का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। तो इस प्रकार यह भी एक अपचयोपचय अभिक्रिया और साथ ही में योग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब हम समझ लेते हैं अपघटन अभिक्रियाओं को। अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। विशुद्ध रूप से अपघटन अभिक्रियाओं के अंतर्गत यौगिक दो या अधिक भागों में विखंडित होता है, जिसमें कम से कम एक तत्व के रूप में होता है। यह हम कह सकते हैं जब एकल अभिकर्मक या जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ही हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर H2O H2 और O2 के रूप में यहाँ पर टूटता है, यानी कि H2 और O2 का निर्माण करता है। और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 से 0 यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो रही है ऑक्सीजन की, तो इस प्रकार यह एक अपघटन और साथ ही में अपचयोपचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से NaH Na और H2 में यहाँ पर टूट रहा है, जिसमें से Na की ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर कमी और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि है। इस प्रकार यह अभिक्रिया भी अपघटन अभिक्रिया और साथ ही में अपचयोपचय अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसके अतिरिक्त KClO3 ये KCl और 3O2 में यहाँ पर टूट रहा है, यानी कि इनका निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर जो Cl है वो +5 से -1 और O2 जो है O3 यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो -2 से 0
यानी कि Cl की ऑक्सीकरण संख्या में कमी और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार यह एक ऐसी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है जो साथ में अपचयोपचय अभिक्रिया भी है। अब सभी अपघटन अभिक्रियाएं अपचयोपचय नहीं होती। उदाहरण के तौर पर CaCO3 ये CaO और प्लस CO2 का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीकरण संख्या देखें, Ca+2 और यहाँ पर भी +2, कार्बन +4, यहाँ पर भी कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, यहाँ भी ऑक्सीजन -2। तो किसी भी प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि यह एक अपघटन अभिक्रिया तो है, परंतु यह एक अपचयोपचय अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अब हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। विस्थापन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयन या परमाणु दूसरे तत्व के आयन या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर X जो है वो YZ से अभिक्रिया करके Y को विस्थापित करके XZ का निर्माण करता है। विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, धातु विस्थापन तथा अधातु विस्थापन। जिन अभिक्रियाओं में धातुओं का विस्थापन होगा वह धातु विस्थापन एवं जिन अभिक्रियाओं में अधातु का विस्थापन होगा वह अधातु विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं धातु विस्थापन को। यौगिक में एक धातु दूसरी धातु को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर सकती है। धातु विस्थापन अभिक्रियाओं का उपयोग धातु कर्मीय प्रक्रमों में अयस्कों में यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए होता है। इसके उदाहरण यहाँ पर निम्न है। CuSO4 जो है वो जब Zn से विक्रिया करता है तो Zn CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 एवं Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 से यहाँ पर 0 हो रही है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ संपन्न हो रही है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ एक अपचयोपचय अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसके अतिरिक्त V2O5 Ca के साथ अभिक्रिया करके Ca जो है वो V2O5 से V2 को विस्थापित कर देती है और CaO का यहाँ पर निर्माण कर रही है। यहाँ पर V2 जो है वो +5 से 0 और Ca जो है वो 0 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। इसी कारण यह धातु विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होने के साथ साथ एक अपचयोपचय अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसके अतिरिक्त TiCl4 Mg के साथ अभिक्रिया करता है। तो Mg के द्वारा TiCl4 से Ti का विस्थापन यानी कि धातु का विस्थापन किया जाता है और MgCl2 का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर Ti+4 से 0 और Mg 0 से +2। तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और Ti की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। तो यह एक धातु विस्थापन अभिक्रिया और साथ ही में अपचयोपचय अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त Cr2O3 2Al के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम Cr2O3 से Cr का विस्थापित कर देता है। क्योंकि Cr धातु है तो यह अभिक्रिया धातु विस्थापन अभिक्रिया होगी। और इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण, साथ ही में Cr की ऑक्सीकरण संख्या में कमी यानी Cr2O3 का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो यह एक अपचयोपचय अभिक्रिया का भी उदाहरण है जो कि धातु विस्थापन के अंतर्गत है। इन सभी में अपचायक धातु अपचयित धातु की अपेक्षा श्रेष्ठ अपचायक है, जिनकी इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता अपचयित धातु की तुलना में अधिक होती है। अब ये धातु जो है वो दूसरे धातु को इस कारण विस्थापित कर रही है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता इस वाली धातु से अधिक होती है। अब हम समझते हैं अधातु विस्थापन को। अधातु विस्थापन अपचयोपचय अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन विस्थापन, ऑक्सीजन विस्थापन आदि दुर्लभ अभिक्रियाएं शामिल हैं। सभी क्षार धातुएं तथा कुछ क्षार मृदा धातुएं जैसे
CaSr या Ba श्रेष्ठ रिडक्टेंट हैं जो शीतल जल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर सकती है। अब Na की अभिक्रिया H2O से करने पर Na जो H2O से H2 का विस्थापन करती है और H2 एक अधातु है, इसलिए यह अभिक्रिया अधातु विस्थापन है। और क्योंकि यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया यानी अपचयोपचय अभिक्रिया भी है। इसके अतिरिक्त CaH2O से अभिक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस साथ ही में हाइड्रोजन का यहाँ पर विस्थापन करती है जो कि अधातु है। तो इस प्रकार यहाँ पर Ca की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तथा हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी है, तो यह अधातु विस्थापन साथ ही में अपचयोपचय अभिक्रिया भी है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम, आयरन आदि कम सक्रिय धातुएं हैं जो भाप से डाइहाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती है। अब MgBH2O से विक्रिया करके ये यहाँ पर भाप अवस्था में होता है। MgOH का होल ट्वाइस साथ में H2O का यहाँ पर विस्थापन कर देती है, क्योंकि H2O यहाँ पर अधातु है तो अधातु विस्थापन अभिक्रिया है, और यहाँ पर Mg का ऑक्सीकरण साथ में हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि अपचयोपचय अभिक्रिया भी है। इसी प्रकार Fe जो है वो H2O से अभिक्रिया करके Fe2O3 साथ में H2 का यहाँ पर विस्थापन करती है। तो इस प्रकार यह भी अधातु विस्थापन और साथ ही में रेडॉक्स अभिक्रिया यानी अपचयोपचय अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत सी धातुएं जो शीतल जल से क्रिया नहीं करती है, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। अम्लों से डाइहाइड्रोजन उन धातुओं द्वारा भी उत्पादित होता है जो भाप से क्रिया नहीं करती। कैडमियम तथा टिन इसी प्रकार की धातुओं के उदाहरण हैं। अम्लों से हाइड्रोजन के विस्थापन के कुछ उदाहरण निम्न हैं। अब Zn जो है वो अम्ल यानी HCl से अभिक्रिया करके ZnCl2 साथ में हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। हाइड्रोजन का विस्थापन अधातु विस्थापन के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर ये रेडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि Zn की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो यह एक अपचयोपचय अभिक्रिया साथ में अधातु विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त MgHCl के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 और H2 का निर्माण करता है। FeHCl से अभिक्रिया करके FeCl2 और H2 का निर्माण करता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये सभी अधातु विस्थापन के अंतर्गत आएगी, और साथ ही में अपचयोपचय अभिक्रियाओं के भी उदाहरण है। फ्लोरीन इतनी सक्रिय है कि यह विलयन से क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड आयन विस्थापित कर सकती है। वास्तव में फ्लोरीन की सक्रियता इतनी अधिक है कि यह जल से क्रिया करके उससे ऑक्सीजन विस्थापित कर सकती है। तो H2O की F2 के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो H और साथ में ऑक्सीजन का यहाँ पर विस्थापन होता है। ऑक्सीजन अधातु है, इसीलिए यह अधातु विस्थापन के अंतर्गत आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन -2 से 0 यानी कि ऑक्सीजन संख्या में कमी, और फ्लोरीन 0 से -1, तो यहाँ पर फ्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या में जो है वो कमी, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि -2 से 0 है। तो ये अधातु विस्थापन और साथ में अपचयोपचय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी ओर ब्रोमाइड तथा आयोडाइड आयनों को उनके जलीय विलयनों से क्लोरीन इस प्रकार विस्थापित कर सकती है। तो क्लोरीन KBr से विक्रिया करके KCl और Br2 का निर्माण करती है। तो Br को यहाँ पर विस्थापित करती है जो कि अधातु है, तो ये अधातु विस्थापन के अंतर्गत आएगी और साथ ही में अपचयोपचय विक्रिया है। ठीक इसी प्रकार Cl2 KCl से विक्रिया करके Ki से विक्रिया करके KCl और I2 का विस्थापन करती है, तो यह अभिक्रिया भी अधातु विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। Br2 तथा I2 के रंगीन तथा CCl4 में विलय होने के कारण इनके विलयन के रंग के द्वारा आसानी से इनको पहचाना जा सकता है। Br2 और I2 जल में रंगीन आयन का निर्माण करते हैं या रंगीन विलयन का निर्माण करते हैं,
इसीलिए इनको पहचानना जो है आसान हो जाता है। साथ ही में ये CCl4 में विलय हो जाता है। तो Cl2 जब Br नेगेटिव से विक्रिया करता है तो Cl नेगेटिव और Br2 का निर्माण करता है। Br यहाँ पर अधातु होने के कारण अधातु विस्थापन, और साथ ही में ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि Cl की ऑक्सीकरण संख्या में कमी और Br की ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पर वृद्धि पाई गई है। इसी प्रकार Cl2 I नेगेटिव के साथ अभिक्रिया करके 2Cl नेगेटिव और I2 का निर्माण करती है। I2 अधातु है तो अधातु विस्थापन के अंतर्गत आएगी। प्रयोगशाला में Br नेगेटिव तथा I नेगेटिव की परीक्षण विधि, जिसका प्रचलित नाम है परत परीक्षण है। यानी कि Br नेगेटिव और I नेगेटिव की परीक्षण विधि को हम परत परीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। हैलाइड से हैलोजन की प्राप्ति के लिए ऑक्सीकरण विधि की आवश्यकता होती है, जिसे निम्नलिखित अभिक्रिया से दर्शाते हैं। तो हैलाइड आयन जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, यानी कि जब उनका ऑक्सीकरण होता है, तो वो हैलोजन का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे असमानुपातन अभिक्रियाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।